नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाएंगे। आज हमारे साथ है भोपाल की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने डिप्टी कलेक्टर का सफ़र शुरू किया और किस तरह उन्होंने MPPSC में 18th रैंक हासिल की और आगे वो अपने इस सफ़र में किस तरह लोगों की मदद करेगी। तो नमस्कार निशा बांगरे मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं शुरुआत करूंगी कि आपके जो डिप्टी कलेक्टर का सफ़र जो शुरू हुआ है और उसमें आपने MPPSC की तैयारी करी, तो वो कैसे और कब से आपने इसकी शुरुआत की थी? बचपन से तो नहीं ये उद्देश्य रहा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और समाज में मैंने देखा, तो जो भी मैंने कार्य किए हैं जीवन में, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक समाज में देखा हुआ दर्द ही रहा है। और वो दर्द ही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने अपने जीवन में जो भी करना चाहा है वो पाया है। आपने सिविल सर्विसेज की बात की, तो उसमें भी आने की वजह वही रही है, क्योंकि बचपन से ही मैं सामाजिक पृष्ठभूमि से रही हूँ और सामाजिक कार्यों में बहुत एक्टिव रही हूँ। तो जब हम समाज को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि समाज में आज भी हम ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दर्द जो समाज में दिखता है, जो लोग झेलते हैं, और ख़ास तौर पे जब मैं इंजीनियरिंग करने विदिशा में गई और छात्रों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, हर कॉलेजेस में कुछ ना कुछ रहती हैं। तो हॉस्टल्स में रहने वाले छात्र छात्राएं स्टेशनरी से संबंधित या स्कॉलरशिप से संबंधित ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। तो उन्हीं के मुद्दों को लेकर जब मैं कलेक्ट्रेट जाती थी और कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए या उनसे मिलने के लिए, समस्याओं को रखने के लिए, तो मुझे लगा कि कलेक्टर जो होते हैं उनके पास वो पावर होता है, वो अधिकार होते हैं कि वो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। जैसे आपने बताया कि आप कई बार कलेक्ट्रेट गई और कई ऐसी परेशानियों को आपने देखा कि जो कलेक्टर ही सॉल्व करते हैं और वो उससे आप प्रेरित हुए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई वाकया आप बताएं जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ रही हो और उसने आपको खास तौर पे प्रेरित किया हो। बिल्कुल, मुझे याद है कि मेरे पास ऐसी हम लोग की ऐसी टीम थी जिसके माध्यम से हम छात्रों की जो समस्याएं होती थी उसको रखते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अपनी क्लास छोड़ करके और कई घंटों कलेक्टर साहब से मिलने के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ा। तो मेरे अंदर वो उत्सुकता थी कि जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको कलेक्टर साहब सुनेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो जब हम 2-3 घंटे तक वहाँ बैठे और कलेक्टर साहब से मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कलेक्टर साहब ने वो पॉजिटिव हमें निराकरण करने के लिए मार्गदर्शन दिया और उन्होंने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तब मुझे ऐसा लगा कि कलेक्टर साहब के पास और जो कलेक्ट्रेट में अधिकारीगण होते हैं उनके पास वो अधिकार होते हैं छात्रों की समस्याओं को का निराकरण कर सकें। तो ये जो घटना मेरे साथ घटी थी जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी SATI विदिशा में, तो मुझे वहाँ से एक छोटी सी प्रेरणा मिली थी कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और लेकिन MNC में मेरा सिलेक्शन हुआ 3rd ईयर में, जब कॉलेज के 3rd ईयर में मैं थी। तो फिर गुड़गांव में मैं MNC में इंजीनियर थी और जब मैं वहाँ जॉब कर रही थी तब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा उद्देश्य तो ये था कि मैं लोगों के बीच जाके कार्य करूं, लेकिन मैं अभी मशीनों के बीच में हूँ, AC कंप्यूटर इनके बीच में हूँ। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा स्थान जो है वो इन मशीनों के बीच में नहीं बल्कि आम जनता के बीच में है। और मैंने निर्णय लिया और उस नौकरी से मैंने रिज़ाइन करके फिर तैयारी शुरू की। जैसे आपने बताया कि आप MNC में जॉब करती थी और मशीनों के बीच आप रही हैं और इंजीनियरिंग भी आपने किया था, लेकिन जब अब आप इस सर्विस में हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी इंजीनियरिंग यहाँ काम आ रही है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेरा जो अनुभव एक MNC में रहा है, तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है और वहाँ पर मुझे जो टेक्नो सेवी बनाया गया है उस फील्ड में रहकर, तो मुझे लगता है कि वो सारे नॉलेज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का मौका ज़रूर मिलता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल शासन प्रशासन में भी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके बनाई जा रही है। तो निश्चित तौर पे अगर कोई अधिकारी टेक्नो सेवी है तो अपने इंजीनियरिंग का और उस नॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं और आप अब लोगों के बीच में हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं,
तो आपकी जो पोस्टिंग हुई है डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर, आप सबसे पहले बैतूल में आप रही है और आप खुद भी बालाघाट से बिलोंग करती, वो भी ट्राइबल एरिया था और पहली पोस्टिंग भी आपकी एक ट्राइबल एरिया बैतूल बेल्ट में हुई। तो कैसे आपने उनकी परेशानियों को समझा और सॉल्व करने की कोशिश करी? जी बिल्कुल, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तभी विदिशा में मैंने देखा कि जब हम गाँव में जाते थे, तो गाँव में महिलाओं को और बालिकाओं को पढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। और बालाघाट में जन्म होने के नाते, जैसा हम जानते हैं बालाघाट, वहाँ का लिंगानुपात भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है, जो कि मुझे विदिशा में नहीं दिखाई दी थी। तो मुझे वहाँ से बहुत प्रेरणा मिली कि मैं जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी शिक्षा के लिए मैं कार्य करूँ। और बहुत किस्मत से मुझे पहला ज़िला बैतूल मिला और अपने आप ही बैतूल ज़िले में पहली बार पोस्टिंग होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। हम कहते हैं कि वो ट्राइबल ज़िला है, लेकिन मेरे जीवन की इस नौकरी की शुरुआत एक बैतूल ज़िले से बहुत अच्छी शुरुआत हुई। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे उस ज़िले में काम करने का मौका मिला है। अब जैसे आपने बैतूल में जो एक छोटा सा ट्राइबल एरिया है, वहाँ आपने देखा, लोगों की परेशानियाँ देखी और वहाँ के लोगों का कल्चर भी देखा। वहीं अब आप बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए हैं, यहाँ पे राजनीतिक प्रेशर भी होता है, यहाँ का कल्चर भी अलग है, तो क्या कैसे डिफरेंशिएट करती है आप? देखिए, मेरे लिए ये जो नौकरी है मेरी, ये एक तरह से मेरा पैशन है। तो मेरे नौकरी करने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की सेवा कैसे कर सकें। तो अब जो भी कार्य करना है उसमें चैलेंजेस तो आते ही हैं। और बैतूल और भोपाल में थोड़ा अंतर यही है कि वो छोटा ज़िला है, ये बड़ा ज़िला है, यहाँ के कार्य अलग तरह के होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कार्य करना चाहती हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें आड़े नहीं आएँगी। और मेरा जो उद्देश्य है लोगों के बीच रहना, उनसे कनेक्ट होना, उनकी परेशानियों को सुनना और उसका निराकरण करना, वो मैं उसी तरह से कर पा रही हूँ जैसे मैं बैतूल में करती थी। कलेक्टर साहब का बहुत सहयोग रहता है, हमेशा उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश जो हमें मिलता है, वो निश्चित तौर पे वो खुद भी एक लोगों के लिए बड़े ही प्रेरणादायी जो है उनका जीवन है और उनका कार्य करने का जो तरीका है, कार्यशैली है, वो हम लोगों को बहुत प्रेरणा भी देता है और कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। कि जब आपकी पोस्टिंग हुई एज अ डिप्टी कलेक्टर, उस समय थोड़े ही दिनों बाद कोरोना की महामारी ने कदम रखा और आप लोगों के लिए शायद चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो कैसे आपने वो समय निकाला? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी ने हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक मौका दिया था मानवता की सेवा करने के लिए। और उस मानवता की सेवा में जब मैं उस समय जब सेकेंड वेव था, फर्स्ट वेव था, मैं बैतूल में थी। एक बहुत ही अच्छा मुझे मौका मिला ये करने के लिए कि हम कैसे लोगों की और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। मैं रेड क्रॉस की इंचार्ज थी कलेक्ट्रेट बैतूल में, तो मुझे ऐसा लगा कि हम रेड क्रॉस संस्था के माध्यम से वो जो कोरोना पीड़ित लोग हैं, उन लोगों की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ बैतूल के लोगों से आग्रह किया कि हम रेड क्रॉस से जुड़कर एज़ रेड क्रॉस वॉलंटियर लोगों की घर बैठे ही मदद करें। उस समय हम किसी से मिल-जुल नहीं सकते थे, तो जो लोग किस आश्रित थे किसी के ऊपर, जैसे कोई बूढ़ी माँ अकेले घर में हैं, उनके कोई बेटा-बेटी उनके साथ नहीं रहते हैं और उस समय रोज़गार भी नहीं था, तो उनके घर में खाने के पैकेट्स पहुँचवाना। और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स, मेरे साथ सैकड़ों रेड क्रॉस वॉलंटियर्स बैतूल और आमला में जुड़े थे, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस दौर में उन्होंने मानवता की ऐसी मिसाल कायम की जो मैं जीवन भर बैतूल के संदर्भ में याद रखूँगी। कि हमने अगर किसी को हॉस्पिटल पहुँचवाना है तो एम्बुलेंस के माध्यम से, ऑटो एम्बुलेंस के माध्यम से, अगर किसी को किराना पहुँचाना है तो किराना जो दुकान के व्यापारी हैं उनके माध्यम से संपर्क करवा करके, इस तरीके से हमने रेड क्रॉस वॉलंटियर्स के माध्यम से लोगों की वहाँ पर लोगों का सहयोग किया। तो एक बड़ा ही मुझे उस समय दौर तो बहुत कठिन था और हमारी ड्यूटी कोरोना वार्ड में भी लगी थी। हमने कोरोना वार्ड में जाकर मैंने खुद पीपीई किट पहन करके और कोरोना वार्ड में ड्यूटी की। तो लगता तो था कि हम अपनी ज़िंदगी हम अपने जीवन को भी उसमें झोंक रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी उस समय 1 साल का था, तो मेरे लिए और कठिन था। लेकिन जब हम उससे उभरे
नौकरी करने के दौरान ही मैं और मेरा पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित हुआ, लेकिन हमारे अंदर का जोश और जज्बा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और सबका सहयोग हमें उस चुनौती से बाहर लेकर आया और पूरे बैतूल ज़िले में हमने एक मानवता की नई मिसाल कायम की, जो बहुत ही मुझे उन लोगों को धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से मैं देना चाहती हूँ जिन्होंने प्रशासन का सहयोग किया। तो अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी जो वर्तमान जिम्मेदारी है और आपका जो वर्तमान विभाग है उसके बारे में आप बात करेंगे। जी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है और मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि जो लोक सेवा गारंटी है, ये जो स्कीम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की थी कि लोगों को समय पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाए कलेक्ट्रेट से, लेकिन हम देखते हैं कि जो भी हितग्राही वहाँ पहुँचता है उसे बहुत झेलना पड़ता है वहाँ पहुँचकर कि ऑनलाइन आपको मिलेगा, फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आवेदन करना होगा, लेकिन सर्वर की मार हमेशा झेलनी होती है। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एक बहुत अच्छा अधिनियम है जो समयबद्ध तरीके से कार्य करता है। अगर आपने उसको इसमें अप्लाई किया है तो उसके लिए हमें एक डेडलाइन दी जाती है कि उस डेडलाइन के अंदर हमें आपको वो सर्विस प्रोवाइड करनी ही है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में बहुत कम आवेदन ही डेडलाइन के बाहर जाते हैं। हमेशा अधिकारी और हर कर्मचारी का यही काम करने का ये रहता है कि उस डेडलाइन के अंदर हम उसको प्रोवाइड कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बहुत सारी समस्याएं अब झेलनी पड़ती है लोक सेवा गारंटी अधिनियम आने के बाद भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह से किसी भी तरीके से कोई परेशानी है तो आप मेरे संज्ञान में अब आया है, मैं उसको ज़रूर आगे उसका निराकरण करूँगी। और अभी मैंने यहाँ अक्टूबर में ही ज्वाइन किया हुआ है और हम जो आप कह रहे हैं उसको और हम डीपली जाकर के देखेंगे और जो भी समस्या होगी उसको दूर करेंगे। जैसे आपने कहा है कि एक डेडलाइन दी जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए, उसके अंदर उसे मिलना चाहिए, लेकिन क्या कई बार ऐसा भी होता है कि डेडलाइन ख़त्म भी हो जाती है, उसके बाद भी उस हितग्राही को वो प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है और उसके तहत या अधिनियम के तहत क्या अधिकारियों और कर्मचारियों पर कुछ कार्रवाई का भी प्रावधान है क्या?
बिल्कुल है, उसमें फ़ाइन का प्रावधान है और कलेक्टर साहब इसके लिए बड़े संवेदनशील भी है। उनके द्वारा कई बार हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो अधिकारी समय सीमा बाह्य हो जाते हैं, हम उन पर उनको शो कॉज़ नोटिस भी देते हैं और अभी हाल ही में बड़ी कार्रवाई की गई है, उन अधिकारियों के ऊपर फ़ाइन इम्पोज़ किया गया है। तो अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो उस पे त्वरित निर्णय भी लिया जाता है। जैसे लोक सेवा गारंटी केंद्र पर हम अक्सर देखते हैं कि सर्वर डाउन हो गया और उस वक्त लोगों को समय पर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते, तो इस वक्त क्या आपकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वो काम आती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए जब ये कोई प्रॉब्लम हमारे संज्ञान में आती है, तो उसके टेक्निकल रीज़न समझ में आते हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। वी हैव टेक्निकल टीम, हम उनसे संपर्क करते हैं, कंसर्न रेज़ करते हैं और जल्दी से जल्दी उस समस्या को भी दूर करने का पूरा हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और अब जैसे आप यहाँ पर है तो यहाँ कई लोगों से डायरेक्ट आपका मिलते हैं आपसे और अपनी समस्याओं के बारे में मिलते भी है, तो आप कैसे उनकी समस्याओं को सॉल्व करती है, खास तौर पर हम महिलाओं की बात करें तो? कोई भी अधिकारी के अंदर संवेदनशीलता और एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई मेरे सामने अपनी समस्या लेकर आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होती तो कैसा मतलब मैं महसूस करती। तो जब हम बात करते हैं कि अधिकारी कितना ही ऑनेस्ट हो, लेकिन अगर कोई दूर से आया हुआ व्यक्ति है और अगर हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी हमें वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं यही प्रयास करती हूँ कि जो भी आया है अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए, मैं उसको पहली प्राथमिकता पर सुनूँ और जो निराकरण हम कर सकते हैं वो उसका करें। और ख़ासकर महिलाएं जो दूर से आती है, जब मैं बैतूल में भी थी तो ग्रामीण अंचलों से, दूर दराज से महिलाएं आती थी अपनी समस्याओं को लेकर के। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं कैसे उसको मतलब महसूस कर पाती, वही महसूस करके मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करती। ये आपका एक मोटिव है कि आप महिलाओं के लिए कुछ करें, तो आप ऐसा कोई वाकया बताएं कि जो आपने महिलाओं के लिए किया और उन्हें मदद की हो? महिला सशक्तिकरण जो है वो विषय मेरे दिल के बहुत करीब है और जब भी मैं जहाँ रही हूँ, जैसे विदिशा में जब मैंने इंजीनियरिंग की, तो जो लड़कियाँ मुझसे जुड़ी थी उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना और उन्हें नौकरी में आने के लिए प्रेरित करना। फिर जब बैतूल में मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर एक पारधी समुदाय है जो घुमक्कड़ प्रजाति मानी जाती है। तो वहाँ की महिलाएं, उनको जागरूक करने के लिए हमारी जो रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की टीम थी वो उनके बीच में जाती थी और उनको जागृत करती थी। जैसे अभी वैक्सीनेशन का महाअभियान चला था, तो उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए से डरते थे, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्लीनिंग, उनका घर में बच्चों का कैसे रख रखाव करे, तो उसके लिए जो हमारी रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की पूरी टीम थी वो हर दिन वहाँ जाकर के 1 घंटा उनकी कक्षाएं लेती थी, महिलाओं की भी और बच्चों की भी, ताकि हम उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। और महिलाओं के लिए तो हमेशा ही मैंने सोचा है, क्योंकि महिलाओं को अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं कि एक याद आता है वो लाइन कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, बेड़ियाँ पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो महिलाओं को जो है अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम हमेशा महिलाओं के बीच में रहते हैं और उनके लिए करने के बारे में सोचते हैं। जैसे आपने महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया और आज अब एक संवैधानिक पद पर है, तो आपने चारों स्तंभ में से एक स्तंभ तो आपने प्राप्त कर ही लिया है, तो अब आप क्या दूसरा स्तंभ है राजनीति की तरफ भी क्या आपका झुकाव है? देखिए मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं सीधे जनता से संपर्क में रहती हूँ और मैं थैंकफुल हूँ कि मैं इस पोस्ट पर हूँ जिससे मुझे कुछ करने के लिए अधिकार मिले हैं। आपने स्तंभ की बात की है, अगर जीवन में ऐसा कभी फेज़ आया तो उसमें भी मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगी। लेकिन एक और बात मुझे आपके बारे में मैंने सुनी है कि आपने संविधान को साक्षी मानकर आपने अपनी शादी की है, तो इस बारे में आप बताएं कि कैसे ये संभव हुआ?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो जीवन में उद्देश्य रहा है वो एक दर्द को लेकर के रहा है, जो हमने समाज में देखा है। तो हमने समाज में जातिवाद भी देखा है, हमने समाज में धर्मवाद भी देखा है, तो हमें इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। हमारे सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए और संविधान ही वो कड़ी है जो पूरे देश को जोड़ती है। चूँकि मैं और मेरे पति जो जीवन साथी हैं, हम दोनों का धर्म, हम दोनों की जाति, हम दोनों के राज्य, भाषा, वेशभूषा सब कुछ अलग है। अगर हमें कुछ जोड़ता है तो वो भारतीय संविधान है। तो बड़ी ही खुशकिस्मती रही है मेरी कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिससे मेरे विचार मिले और उस विचार मिलने के कारण हमने ये डिसीजन लिया कि हम संविधान को साक्षी मानकर शादी करें। जैसे आपने ये कदम उठाया, संविधान को साक्षी मानकर आपने शादी रचाई है, जो ये कदम था इसको आपके घर वालों ने या आपके समाज ने या हम कहें कि आपके कई ऐसे लोगों जिन्होंने उसे क्रिटिसाइज़ किया या उसको आपकी तारीफ़ करी? बिल्कुल, देखिए ये जो कदम था, ये धारा से विपरीत था। तो क्रिटिसाइज़ तो बहुत लोगों ने किया, दोनों के परिवार अगेंस्ट में थे, लेकिन धीरे-धीरे जब हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमारा निर्णय जो है, वो देश प्रेम से भी ओत-प्रोत है एक तरीके से, तो हमारे परिवार ने उस चीज़ को समझा और फिर उसको एक्सेप्ट किया। क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी बहुत थे, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वो भी साथ खड़े हैं। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उन लोगों को लगता है कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है और वही लोग अब सम्मान करते हैं। और इस संविधान को साक्षी मानने वाली घटना को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और बहुत सारी जगह पर अब ये चलन भी शुरू हो गई है। मतलब आपने एक नई धारा को मतलब कहना चाहिए जन्म दिया है। बिल्कुल, ये जी। प्रेरणा मिली है मुझे, तो हमने संविधान ही प्रेरणा है हमारे लिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप बच्चों को सिविल सर्विसेज में आने के लिए और उनको तैयारी करने के लिए भी आप उनकी मदद करती हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी बच्चों ने अपनानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, चाहे साइंस से हो, चाहे मैथ साइंस से हो और चाहे कॉमर्स या आर्ट्स, तो आप क्या उन्हें मदद करना चाहेंगे? कि जो सिविल सर्विसेज है ये एक जनरलाइज्ड तरह का एग्ज़ाम है। किसी सब्जेक्ट में बहुत स्पेशलाइज्ड होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें मैथ्स भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें सोशल साइंस भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स का पेपर होता है। तो हमें एक जनरलाइज तरीके से जो सोसाइटी में चल रहा है उस पर तो हमारी नज़र होनी ही चाहिए, लेकिन हमें किसी एक सब्जेक्ट में एकदम अंदर तक जा करके बस उसी में खो जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सभी सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वो हासिल करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट किसी को अगर बहुत अच्छा लगता है तो वो बहुत ज़्यादा समय उसी में बिता देता है, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी वहाँ फेल हो जाती है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि जैसे सिलेबस जो आउट होता है कि इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसमें कई बार लोक प्रशासन से जुड़ी कई स्कीम्स होती है, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए क्या टीवी जो एक माध्यम है, क्या ये भी कारगर सिद्ध होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने अपना व्हाट्सएप और फ़ेसबुक बंद कर दिया था। इनफैक्ट फ़ोन भी बंद था। लेकिन मैं टीवी देखती थी और टीवी में मेरा फ़ेवरेट चैनल हुआ करता था डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। क्योंकि उसमें जो जानकारी हमें मिलती है वही इस सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें पूरे देश के बारे में, अलग-अलग जगह के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, हमारे समसामयिक मुद्दों के बारे में उस पे चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे वो प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और आपके इंटरव्यू में भी दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी, डीडी न्यूज़, ये सारे चैनल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मतलब बच्चों को समय निकाल कर उन्हें भी देखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम किताबों में अगर उलझे रहते हैं कई बार हम थक जाते हैं। किताबें पढ़ते-पढ़ते हमें कई बार दिखाई देना बंद हो जाता है, हम बोरियत महसूस करते हैं। तो टीवी देखने बीच-बीच में अगर हम इंटरवल्स लेके टीवी देखते रहें, अपने कोई भी फ़ेवरेट शोज़, तो उससे भी हमें एक तरह की तैयारी में ही सपोर्ट मिलता है। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने सिविल सर्विसेज में बच्चों को कैसे आना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए भी आप उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। और आपका जो एक मोटिव है कि महिलाओं के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का, उस पे भी आप आगे बढ़ती जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद सुषमा जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।